बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज की सुबह का आगाज़ भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। आज के शो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कप्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनको खुला इनकार कर दिया गया है। क्या सियासतदान सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने में संजीदा नहीं हैं? अगर हैं तो कब एक टेबल पर बैठेंगे और मुज़ाकरात करेंगे? दूसरी जानिब जितने बंदे तोड़ने हैं तोड़ लो, लेकिन इलेक्शन करवाओ। कप्तान ने हुकूमत को खुला चैलेंज दे दिया है। बिल्कुल जी, जीना तो जीना, मरना भी मुश्किल हो गया। अद्वियात की कीमतों में 200 से 400% तक इजाफा। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त, आज फिर अदालत लगेगी। इसके अलावा आज हम बात करेंगे तुर्किया इलेक्शन की। तैयब उर्दवान की सदारती मनसब की हैट्रिक। 20 साल इक़्तिदार का सूरज मजीद 5 साल चमकेगा। जी जनाब, ये तमाम खबरें हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इमरान खान की, जिनका कहना है कि जितने बंदे तोड़ने हैं तोड़ लो, लेकिन इलेक्शन करवाओ। एक बार फिर हुकूमत को इलेक्शन करवाने का चैलेंज दे दिया है इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि जिन्होंने तोड़ फोड़ की उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है जमहूरियत के खिलाफ हो रहा है। इमरान खान ने कहा कि मुझे नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। फौज से कोई लड़ाई नहीं, ये फौज मेरी है। जल्द वक्त तब्दील होने वाला है और आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। जो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कुछ मजबूर हैं और कुछ बेनकाब हो रहे हैं। पार्टी के लिए नौजवान बेहतरीन सरमाया है और टिकट उनका हक है। इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। मुझे गिरफ्तार, नाअहल और कत्ल करने की प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया और उन्होंने ये भी कहा कि हल्फ देता हूं तशद्दुद और तोड़ फोड़ का कभी नहीं कहा। अब हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पीटीआई के बहुत से रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं। उनमें से कुछ सियासत ही छोड़ रहे हैं और कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। अब हम अक्सर एक सवाल करते थे कि ये जो खिलाड़ियों की उड़ान का सिलसिला जारी है, ये फायदा किसको होगा, कहाँ जाके बैठेंगे? बिल्कुल। तो खबरें जी ये आ रही हैं, जहांगीर तरीन से सियासी शख्सियात के राब्ते हैं और जहांगीर तरीन से पाक पतन से साबिक एमएनए मोहम्मद शाह खग्गा की मुलाकात। साबिक रुकने असेंबली सईद अकबर नूरानी भी जहांगीर तरीन से मिले। डॉक्टर अमजद भी जहांगीर तरीन से मिलने पहुंच गए। इसके अलावा जहांगीर तरीन जल्द अपने सियासी लाएअमल का ऐलान भी कर देंगे। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत के लिए रजामंद हैं और हालिया दिनों में जहांगीर तरीन ने 100 से जायद रहनुमाओं से राब्ते और मुलाकातें की हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि फवाद चौधरी साहब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी जहांगीर तरीन से राब्ते में हैं। और अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहां से भी काफी ज्यादा रहनुमा जो हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में हो ये रहा है कि सोशल मीडिया पर अब जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं या रुकन हैं या पार्टी ओहदेदार हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, वो पंजाब में पीटीआई के साथ अब भी जो जुड़े लोग हैं बेसिकली वो अगर सूबाई असेंबली की बात की जाए तो जितने भी एमपीएस जो रहे हैं पीटीआई के, उनकी लिस्टें जारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स जो हैं इनमें से अभी सिर्फ 1-2 गए हैं। अभी सारे इंटैक्ट हैं पीटीआई के साथ। तो अभी से आप परेशान ना हो कि शायद पीटीआई जो है वो टूट फूट का शिकार है। ऐसे में इमरान खान का ये बयान आ जाना कि हुकूमत इलेक्शन करवाए, इलेक्शन से किसी सूरत आपको भागने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। तो इमरान खान का क्या कहना था, आइए जानते हैं। हमें और फौज को आप समझे कि आपने तहरीक इंसाफ से इतने लोग तोड़ दिए हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, फिर इलेक्शन अनाउंस कर दे, मुल्क को तो निकालने इस दलदल से, फिर देख लें कि पाकिस्तानी अवाम क्या फैसला करती है। जिसने भी किया है उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने जलाया, जिन्होंने तोड़ फोड़ की। मैं पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा, मुझे तो पहली दफा पता चला हुआ क्या, मैंने तो तब मजम्मत की थी और मैं कहा उनके ऊपर एक्शन लो, क्योंकि गैर कानूनी चीज के ऊपर एक्शन लो। तो इमरान खान साहब का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाए, जितने भी पीटीआई के बंदे तोड़ने हैं वो तोड़े, लेकिन इलेक्शन से ना घबराए और इलेक्शन करवाए। ऐसे में इमरान खान की जानिब से
हुकूमत से मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी गई कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी है ये हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। इससे पहले हमने देखा कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पर अग्री नहीं हो सके क्योंकि सबसे बड़ा मसला है इलेक्शंस का। तो उसमें भी हमने देखा कि साथ साथ अदालती कार्रवाइयां भी चल रही थी और अदालत ने भी बार बार इस चीज़ पर जोर दिया कि जो सियासतदान है वो एक टेबल पर बैठे और इस बहरान से निकलें और मुज़ाकरात के जरिए अफाम तफहीम के जरिए ये तय करें कि इलेक्शंस कब होने हैं। अब एक तरफ तो इमरान खान की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का ये कहना है कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हमारी तरफ से ना है। अब ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, आपको वो सुनवाते हैं। कहता है जी मेरे साथ मुज़ाकरात कर लो, भाई तुम्हारे साथ किस बात के मुज़ाकरात करें, तुम तो बेशर्म आदमी, तुमने तो अभी तक इस अमल की जो है वो खुल के मजम्मत भी नहीं की। इसने कभी भी जो है वो सियासतदानों वाली बात नहीं की। मुज़ाकरात तो सियासतदानों से होते हैं। मंसूबा घड़ा और इसके ऊपर इनकी आपस में गुफ्तगू हुई कि या तो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर के घर के ऊपर हमला करवाएं और वहां पे फिर खुद ही एक दो बंदे खड़का दें। ये बात जो है ये हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो है वो इंटरसेप्ट की और उन्होंने रात 11:15 बजे मुझे बताया कि जी ये होने वाला है। मैंने कहा कि चले मैं कल इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको पूरी तरह से वाज़ेह कर दूंगा। उन्होंने कहा कि राना साहब इसमें का कोई पता नहीं, ये आज ही रात कोई वाक़या कर दे। ये बात जो है ये कौम को अभी और इसी वक्त जो है वो बतानी चाहिए। उन्हें पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनकी पार्टी और लीडरशिप को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें अपनी नदामत और गलती का तस्लीम उसे करना चाहिए बरसरे-आम पब्लिकली। ये जो आग लगी है ये कोई पेट्रोल से तो नहीं लगी हुई या ये माचिस की तीली से नहीं लगी हुई, ये तो केमिकल से लगी हुई आग है, मुंह से बोल रही है। सियासत का ये कोई तरीका नहीं। पाकिस्तान में बहुत सी पोलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मुश्किल अदवार देखे हैं, उन्होंने जद्दोजहद की है। आप दिफाई तनसीबात को टारगेट करें, आप गुंडागर्दी करें और आप समझें कि आप दबा लेंगे और जब नाकाम हो जाए तो फिर क्या यहाँ मज़ाकरात करते हैं। वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है, उन्होंने, वो किससे मज़ाकरात करेगी? उनसे तो कोई मज़ाकरात नहीं कर रहा। एक और बहुत अहम मामला, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इंटेलिजेंस इदारों ने एक ऑडियो पकड़ी है जिसके मुताबिक पीटीआई के किसी कारकुन के घर पर छापे के दौरान फायरिंग और रेप का ड्रामा रचाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुल्क को बदनाम करने का एक मंसूबा बनाया गया है। रात गए राना सनाउल्लाह की जानिब से लेट नाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि एक मंसूबे के तहत पीटीआई के किसी भी मारूफ कारकुन के घर पर एक बाकायदा छापे का मंसूबा बनाया जा रहा था कि वहां फायरिंग का वाकया पेश आए और इसके नतीजे में वहां पर हलाकतें हों और फिर इसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बनाकर पेश किया जाए। दूसरी मनसूबाबंदी ये थी कि रेप एक्ट किया जाए जिसका इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए। ये दावा किया जाए कि ये सब हुकूमत की इमा पर हो रहा है और इस वाक़े को इंटरनेशनल मीडिया पर फिर उछाला जाए। इस गुमराह टोले और इसके सरगना को वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर इस तरह के और ड्रामे घड़ने की कोशिश की आपने तो आपको हम मजलूम साबित करने की जो कोशिश की जाएगी उसमें हम कभी भी आपको कामयाब नहीं होने देंगे। इसी सारे मामलात पर बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट अहमद वलीद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का सर, एंड गुड मॉर्निंग। बाकी तमाम मामलात तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से लेट नाइट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आप उस मुतालिक मैं चाहूँगा कि आप बताएं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपके ख्याल में क्या ये ठीक वक्त पर की गई या कबल अज़ वक्त थी, क्योंकि ना तो उसमें कोई प्रूफ दिया गया कि कौन सी कॉल पकड़ी गई है और ना ही किरदारों को बेनकाब किया गया। क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। हुकूमत इस वक्त तो है वो बड़ी एग्रेसिव है और इस वक्त डोमिनेंट पोजीशन में है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी खौफनाक है। उनकी कॉल जो रिसीव की, उन्होंने जो भी उसमें बातें उन्होंने सुनी हैं या तो शवाहद जो है वो सामने रखें और बिल्कुल खुलकर बताएं कि क्या कौन बंदा था, किसने कॉल की और उसको पकड़ें, उससे मतलब पूरी तफ्तीश करें कि क्या मामला था।
लेकिन हुकूमत जो है इस वक्त ऑब्वियसली दबाव जो है उनका सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है। जो उनके अरकान और उनके जो लीडरान पकड़े गए, फिर उनसे जो भी इस वक्त तक पार्टी जो है काफ़ी सारे लोग छोड़ भी चुके हैं, उनको एक हलफनामा दिया जाता है और वो हलफनामा जो है उसके बाद वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं या सियासत छोड़ने का ऐलान करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी जो है इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है और इसको एक वक्त लगेगा कि तहरीक इंसाफ जो है दोबारा से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करे और जो उनके लीडर्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे छुपे हुए हैं वो सामने आए। और इस वक्त खान साहब जो है वो भी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। आई मीन वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये अहमद वलीद साहब, ये तन्हाई का जो शिकार हो रहे हैं, ये जिस तरफ आपका इशारा है, अगर कोई तफसील है तो थोड़ी बता दें। नहीं देखें, जो आप ज़मान पार्क को देखें जाके तो वहाँ आपको पता चलेगा कि खान साहब खुद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ना मुझे कोई लीडर मिलने आता, ना कोई कारकुन। तो मेरा ख्याल है कि इतनी पॉपुलैरिटी और एक हीरो जैसा उसका उनका था स्टेटस सारी ज़िंदगी उनका, तो जहाँ पे उनको इतनी तो क्या घर में भी वो तन्हाई का शिकार हो रहे हैं? देखिए ऑब्वियसली घर में भी तन्हाई का शिकार ही हैं, क्योंकि अगर लोग आपको सारी ज़िंदगी आपके पास आते रहे हों और खान साहब आए, अब हम ये करते हैं, आए चलें हमारे साथ, तो खान साहब को एक ज़िंदगी में आपने देखा जैसे हीरो का स्टेटस था और उसके बाद इतने बड़े मकबूल सियासतदान बने, तो उसके बाद एकदम से उनकी पार्टी के लोग छोड़ना शुरू कर दे, उनको मिलने भी कोई ना आए, तो फिर तन्हाई का शिकार तो होना ही है। लेकिन अहमद वलीद साहब, इतनी विकटें गिर गई हैं खान साहब की, अगर हम पार्टी की बात करें, लेकिन हौसले उनके पस्त नहीं हुए। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि आप इलेक्शंस करा लें और कौम को इस दलदल से तो निकाले। देखिए इलेक्शन का मुतालबा तो उनका है, पहले से ही है। जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी पंजाब की और केपी की, तो उस वक्त उनके जो एक दो साथी थे, खासतौर पे पंजाब में परवेज लाई, उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, क्योंकि बिला वजह असम्बलियाँ तोड़ना वो भी एक मसला है ना। आप सियासत कर रहे हैं और सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं कि आपकी मकबूलियत ज़्यादा है। इस वक्त जो हुकूमत जो है वो इलेक्शन करा देगी तो मैं दोबारा से 5 साल के लिए दो जो सूबे हैं वहाँ पर इक़्तिदार में आ जाऊँगा। और आपको पता है कि इसका मतलब ये भी है कि पंजाब में अगर वो इक़्तिदार में है तो आगे जब नेशनल असम्बली के इलेक्शन आएंगे तो उस वक्त उनकी पार्टी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होगी। और उसके मुकाबले में अगर वो इलेक्शन में जाते हैं, जब रूटीन के टाइम के आते हैं इलेक्शन, तो उस वक्त तक उनको डर भी ये था कि कहीं ये ना हो कि मेरी कोई मकबूलियत थोड़ी बहुत ख़राब हो जाए, कम हो जाए। तो इस तरह इसका वो सियासी फ़ायदा उठाना चाहते थे। लेकिन ये था उनका कि किसी तरह से हुकूमत के ऊपर दबाव डाल के तो ये इलेक्शन जो है पंजाब के और केपी के पहले लिए जाए। लेकिन वो आपने देखा जैसे जो भी सिचुएशन बनी और कोर्ट में केसेस गए और इलेक्शन नहीं हो सके। ये इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन या हुकूमत जो है वो चाहती नहीं थी कि इलेक्शन करवाएं। ये इमरान खान साहब को रियलाइज़ करना चाहिए था कि इस वक्त हुकूमत पीडीएम की है और हुकूमत जो होती है या इलेक्शन कमीशन जो होता है वो भी हुकूमत के ऊपर ही रिलाई कर रहा होता है। तो इलेक्शन अगर पोस्टपोन होते हैं तो आइनी तौर पर अगर वो मसला भी है, लेकिन अगर वो नहीं करवाते इलेक्शन तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन खान साहब ने एक सियासत का एक पत्ता खेला, लेकिन उस पत्ते में वो नाकाम रहे। और उसके बाद आपने देखा कि 9 मई का वाक़यात हो गए जिसमें उनको खासी मसाइल का सामना करना पड़ा है। उनके जो लोग थे जिन्होंने अटैक किया, जो जिनाह हाउस है ख़ास तौर पर लाहौर में, वही मरकज़ था। और उनको उनके लीडर्स जो भी थे जो क्राउड को वहाँ पे लेके जा रहे थे, उनको चाहिए था कि इससे पहले वो गौर करते, सोचते कि हम अपने कारकुनान को मुश्तिल कारकुनान इनको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा अहमद वलीद साहब, बिल्कुल सही। अच्छा अहमद वलीद साहब, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है कि जिस तरह वो खदशा ये जाहिर कर रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है दोबारा से, और उन्होंने फिर ये वाज़ेह किया कि मेरी गैर मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक मामलात देखेंगे, क्योंकि बहुत से ये सवालात लोग पूछते थे कि पीटीआई तो इमरान खान से है और अगर वो नहीं होंगे तो पीटीआई कौन संभालेगा। तो इमरान खान की जानिब से ये 2 नाम दे देना, अवाम को बता देना, आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त है? देखिए इस तरह का फैसला तो उन्होंने करना ही था
अगर उनको डर है कि उनको नाहल कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी इमिनेंट लग रहा है, और जो केसेस हैं उसके बाद उनको शायद रियलाइज़ हुआ है कि अगर मुझे नाहली मेरी हुई तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो मेरे इस पार्टी को सरबराह होंगे और वो देखेंगे पार्टी के मामलात। तो ये बातें तो ऑलरेडी डिस्कस होती रही कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो मतलब हो सकते हैं मुमकिना लीडर इस पार्टी के, कि अगर इमरान खान नाहल होते हैं तो मेरा ख्याल है उन्होंने पहले से अनाउंसमेंट करके पार्टी जो कारकुनान हैं, पार्टी लीडरान हैं, उनके ऊपर वाजे कर दिया कि मेरे बाद यानी कि नाहली में की सूरत में जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो पार्टी के सरबराह होंगे और वो पार्टी के सारे मामलात वो देखेंगे। जी अच्छा, अहमद वलीद साहब, खान साहब पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से जो जिम्मेदारियां अपने साथियों को सौंप रहे हैं उनमें परवेज़ इलाही साहब का नाम हमें कहीं सुनने में नहीं आया। क्या खान साहब को ये खदशा तो नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब भी फ्यूचर में उनको छोड़ने वाले हैं? और ये भी बता दीजिए कि परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं आजकल? देखिए, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त तक तो छुपे हुए हैं, ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं कि वो गिरफ्तार ना हो पाए, और परवेज़ इलाही के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं है पार्टी के जो तमाम लीडर्स थे उनको, और ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में जब ये पार्टी जो है वो मुश्किलात का शिकार है, तो परवेज़ इलाही आपने देखा कि परवेज़ इलाही की जो स्टेटमेंट्स हैं वो पार्टी की जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं, जो बाकी लीडर्स हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखती। वो नहीं चाहते, वो तो कहते हैं कि हम तो फ़ौज के साथ हैं और हम ऐसी जो भी 9 मई को के वाक़यात हुए हैं उनकी मज़म्मत करते हैं। और परवेज़ इलाही साहब का सबको पता है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो बरमला इसका इजहार भी करते हैं हमेशा से कि हम तो चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात जो हैं मज़ीद बेहतर हों, और इमरान खान साहब के भी ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों। और वो खान साहब को आपने देखा कि परवेज़ इलाही साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि हम खान साहब को मशवरे देते रहें कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह से आप हेड ऑन ना जाएं और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करें जी। इसी में आपको, आपकी पार्टी को भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि पार्टी की इन लाइन्स के ऊपर कभी भी नहीं आएंगे, और उनकी अपनी एक सियासत है, वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने मशवरा दिया था इमरान खान साहब को कि आप ये असम्बलियाँ ना तोड़ें, इससे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और वो देखें आप कि कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इमरान खान। सही। अच्छा अहमद वलीद साहब, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं और नई सियासी पार्टी बनाने की खबरें आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में वो अपनी इस सियासी पार्टी का ऐलान भी कर देंगे। तो जनूबी पंजाब का जो है जी जनूबी पंजाब का जो है वो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? सियासत पर क्या असर हो सकता है? देखिए, जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके बड़े शिकवे गिले हैं इमरान खान साहब के साथ। उनका इन प्राइवेट वो कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे नाअहल करवाया, और उसके बाद फिर मेरे ख़िलाफ़ केसेस उन्होंने इनिशिएट किए, शुगर माफिया कहलाया गया मुझे, और उसके बाद फिर पार्टी उन्होंने छोड़ दी। और अब वो पहले से ये ख़बरें आ रही थी कि जहांगीर तरीन जो हैं वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और जो डिसग्रंटल्ड पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। अभी इस 9 मई के वाक़यात से पहले की बात है, क्योंकि अगले इलेक्शन में जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पहले से प्लान करके बैठे थे कि उन्होंने जनूबी पंजाब साइड पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ग्रुप बनाना है, और उस ग्रुप के प्लेटफॉर्म से जो उनके साथी होंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे और टफ़ टाइम देंगे जो भी आगे हुकूमत बनेगी। ख़ास तौर पे पीटीआई उनका निशाना है। आपने देखा कि जिस तरह से वो बाकी जो सारे लोग उनके साथ मिल रहे हैं, और वो मज़ीद लोगों को भी मिलेंगे। और उससे पहले आपने देखा कि जब पंजाब की हुकूमत बनानी थी, या उससे पहले 2018 के इलेक्शन से पहले जितने भी लोग जनूबी पंजाब साइड से आ रहे थे, वो जहांगीर तरीन जो हैं उनके अपने जहाज़ के ऊपर ही बैठ कर आते थे, और खान साहब उनको अपनी पार्टी में शामिल करते थे। तो ये जहांगीर तरीन साहब जो है वो एक बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और ये ख़तरा जो है वो अभी अब उनको ज़्यादा मौका मिला है कि वो अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सकें। जी अच्छा, अहमद वलीद साहब, क्या हम सियासी इंतकाम में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि मुखालफिन को गद्दार करार देना, उनकी तस्वीरें लगाना, फिर उनके खिलाफ लोगों को मुतनफ़र करना क्या बहुत ज़रूरी हो गया है? और ये पहली दफ़ा जो हमने देखा है, ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ। बिल्कुल। मैं पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखी जाए अहमद वलीद साहब, तो हमेशा से गद्दारी
का जो एक लेबल लगा दिया जाता है, आई डोंट नो, शायद ये बहुत आसान है या फिर ये कैश बहुत जल्दी होता है, इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये तो हम शुरू से देख रहे हैं, कई दहाइयों से पाकिस्तान में कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन जो मतलब उसको गद्दार डिक्लेयर करना, और उस वक्त आप देखें कि ये मसला है, जैसे खान साहब हैं, उस वक्त कहते थे कि मोदी के यार हैं, ये एजेंट हैं, गद्दार हैं नवाज शरीफ, ये उनसे बातचीत करना चाहते हैं। तो खान साहब को भी अब रियलाइज़ हो गया होगा कि ये काम जो है अच्छा नहीं था, और उससे पहले भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेनज़ीर के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, और इसी तरह से ये सिलसिला जो है काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में चल रहा था। और मेरा ख्याल है बड़ा अफसोस है, इस तरह का जो तरीक़ाकार है वो मुनासिब नहीं है कि आप किसी को गद्दार कहें। गद्दार मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो गद्दार भी है, और ये जो ठप्पा लगाना कि ये इमरान खान या नवाज शरीफ या कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन लीडर वो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, तो ये मेरा ख्याल है अब इस तरह की सियासत जो है पाकिस्तान के सियासतदानों को तर्क करना पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान की मौजूद तबाह हो रही है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही, अहमद वली साहब, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है कि आगे बढ़ना है और इन सियासतदानों को एक टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए, अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात को आगे चलाना चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हासिल हो। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल नर्सरी के इंक्यूबेटर में ओवरहीट से बच्चे झुलस गए। 5 दिन की बच्ची जहांबाग। हीट देने के लिए बच्चों को वार्मर में रखा गया और नेग्लिजेंस की जमील आप देखें कि ये इंतहा हो चुकी है बच्चों। बिल्कुल, नौमालूम बच्ची जो है उसकी इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी मौत जो है वो जिस्मानी आज़ा फेल होने के बाइस हुई है। बच्ची को इन्फेक्शन की वजह से जिस्म पर लाल रंग के धब्बे पड़े थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल की नर्सरी में बच्चे के जांबाग होने का नोटिस लेते हुए 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, और निगरान वज़ीर आला ने कहा है कि इस वाक़े पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। गफलत के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, और ये जो इंक्वायरी कमेटी है ये किस तरह काम करेगी। इससे पहले भी बहुत इंक्वायरी कमेटीज़ बनती रहीं, लेकिन उस कमेटी की रूह से जो भी उस गलती, उस गफलत का जिम्मेदार होता था, आई डोंट नो उसको कितनी सज़ा हुई या आइंदा फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसके लिए क्या इक़दाम किए गए। हमारी रिपोर्टर ज़ैनब शहबाज इस वक्त हमारे साथ हैं, तफसील उनसे जानते हैं। ज़ैनब, सबसे पहले तो बताइएगा ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह पेश आया? वाक़े की बात करें तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है जो कि हफ्ते की शाम को पेश आया चिल्ड्रन अस्पताल में, जो कि पंजाब का एक बड़ा, ना सिर्फ पंजाब का बल्कि पाकिस्तान का एक बड़ा अस्पताल माना जाता है बच्चों के इलाज के हवाले से। तो हफ्ते को ऐसा कुछ हुआ कि न्यू बॉर्न बेबीज़ जो इंक्यूबेटर में रखे जाते हैं वहाँ पर ओवर हीटिंग की वजह से, इंतज़ामिया गफलत की वजह से ओवर हीटिंग हुई, जिसकी वजह से मुबैना तौर पर 4 के करीब बच्चे जो है वो झुलस गए। 2 तो जो बच्चियां थी वो बिल्कुल हल्की उनको हीट पहुंची, तो जिसकी वजह से उनको इलाज के बाद साइड पे कर दिया, लेकिन एक बच्ची जो है वो बेचारी जाँ बहाक हो गई और एक जो है वो ज़्यादा तशवीशनाक हालत में जो है वो थी। और उसके बाद जो एक बच्ची जाँ बहाक हुई वो कल उसके ऊपर अचानक जो है वो वज़ीर आला जो पंजाब है मोहसिन नकवी, उन्होंने अचानक दौरा किया अस्पताल का और इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया, सख्त नोटिस लिया और तमाम जो नर्सरी का दौरा किया, देखा कि वो ओवरहीट कैसे हुआ इंक्यूबेटर, कैसे इंतज़ामिया की गफलत थी, किस तरह से इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। उसके ऊपर उन्होंने 4 रुकनी कमेटी भी बनाई, उसमें सेक्रेटरी हेल्थ हैं, 2 डॉक्टर्स और हैं, 4 जो सीनियर डॉक्टर्स के जो इंक्वायरी कमेटी बनाई, उन्होंने इससे कहा कि इंक्वायरी की जाए कि इसमें जिम्मेदार कौन है। ये सिर्फ कोई पहला वाक़या नहीं है जिसमें जो है वो ये मामला हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं चिल्ड्रन अस्पताल में। कभी वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से बच्चों का इंतकाल हो जाता है, कभी गलत टीका लगने की वजह से, तो कुछ इस तरह के मसाइल चलते रहते हैं। लेकिन जब ये मामला आया और हाईलाइट हुआ तो इस पे जो इंतज़ामिया है वो उन्होंने मामला पूरी तरह से दबाने की कोशिश की और उनके मुताबिक ये बच्ची की जो
मौत थी वो तबई मौत थी। और उन्होंने जो पहली इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की उसमें यही कहा गया था कि सबसे पहले जो बच्ची को इससे एक दिन पहले भी अस्पताल लाया गया था, उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन कोई छोटा मोटा इलाज के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन अगेन जब उसके वालिदैन उसको अस्पताल लेकर आए तो अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक जो बच्ची जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें बच्ची के जो जिस्म पर पहले से निशानात थे, सुर्ख सुर्ख धब्बे थे, नीला यरकान बताया जा रहा था उसमें रिपोर्ट में जो लिखा गया है कि बच्ची को वो था। तो हमने वालिदैन को पहले से ही बता दिया था कि बच्ची को जो है वो ये हालत है उसकी और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को बचाया जा सके, लेकिन इस तरह का कोई भी मामला जो है वो नहीं किया गया और बच्ची का बिलाकर इंतकाल हो गया। देखा जाए अगर आप पिक्चर्स आपके पास हो या वो आप दिखा सके तो उसमें बच्ची का जो जिस्म पे निशानात हैं वो जलने के हैं, वो कोई रेड धब्बे या वो जो इब्तदाई रिपोर्ट दिखाई गई है वो कुछ ऐसा नहीं है, वो जलने के निशानात हैं जो कि इंतजामिया की गफलत से हुआ। कल जब मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर खुद इंक्यूबेटर का जायजा लिया और उन्होंने देखा कि किस तरह से कहाँ से ये ओवरहीट हो गया कि बच्ची का ये एकदम। अच्छा ज़ैनब, ये भी बताइएगा कि क्या आपकी इन बच्चों की फैमिली से मुलाकात हुई है, उनका क्या मुतालबा है, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, इन बच्ची की फैमिली से मुलाकात तो बाकायदा तौर पर नहीं हुई, लेकिन जो बच्ची का इंतकाल हुआ है उसके वालिद साहब जो ये उनकी फैमिली थी वो कसूर से ताल्लुक़ रखती थी। वो जब बच्ची को यहाँ से ले जा रहे थे तो उनके मुताबिक उन्होंने जो है वो मीडिया से कोई ख़ास इंटरेक्शन नहीं किया, ना ही वो कोई बात करना चाहते थे। बस उन्होंने यही कहा कि वो अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाना चाहते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी थी। इस तरह से मतलब उन्होंने कोई ख़ास तरीके से इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, वो कोई भी बात इसके ऊपर नहीं करना चाह रहे थे। तो इंतज़ामिया की जानिब से यही मौक़िफ़ दिया गया और वही कहा गया कि इसमें हमारी गलती नहीं है। हमेशा की तरह जो इससे पहले भी, ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पे इंतज़ामिया की बहुत सारा गफलत होती है। तो आला हुकाम की जानिब से इसके ऊपर नोटिस तो ले लिया गया है, 4 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। कहा गया है कि मोहसिन नकवी की जानिब से कि ये 24 घंटों में इसकी जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए कि कौन जिम्मेदार हैं, उसमें ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो दिखाई जाएगी। जब कल उन्होंने यहाँ पर दौरा किया तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बेड पर 3 से 4 बच्चों तक का इलाज हो रहा होता है। एक बच्चे को हालांकि एक बेड देना चाहिए, लेकिन एक बेड पर 3 से 4 बच्चे जो है वो लेटे होते हैं। आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अफसोसनाक है ये। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने इसका नोटिस लिया है तो जिम्मेदारान को करार वाकई सजा भी मिले। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के कई वाकयात गुज़िश्ता कई सालों में रिपोर्ट होते हैं, लेकिन जिम्मेदारान को सजा ना मिलने की वजह से ये गफलत जो है वो हमें बार बार नजर आती है। और चिल्ड्रन अस्पताल पूरे पंजाब का वो वाहिद और सबसे बड़ा अस्पताल है जहां पर लोग पूरे पंजाब से आते हैं। बिल्कुल। और वो इस उम्मीद से आते हैं कि उनको यहाँ पर एक अच्छा इलाज में, अच्छा नो डाउट कि चिल्ड्रन अस्पताल जो है एक ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां पर बहुत अच्छा इक्विपमेंट है और हुकूमत की बड़ी इस पर तवज्जो है और वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो सरकारी इदारों में सरकारी मुलाजमीन के रवैये हैं हमेशा वो तकलीफ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जमील, और हम उम्मीद करते हैं कि इन फैमिलीज को जो है वो इंसाफ जल्द अज जल्द मिले। अगर हम इंसाफ की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इंसाफ का ये जो पूरा प्रोसेस है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा स्लो है और बाज़ औक़ात तो इंसाफ मिलता भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में और बात करते हैं अद्वियात की कीमतों की, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में 200 से 400% तक इजाफा हो चुका है। दिल के अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर और जान बचाने वाली अद्वियात भी महंगी हो गई हैं। एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक और एनेस्थीसिया अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। मूजी अमराज समेत सर्जिकल आलात और ऑपरेशन के आलात भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। बिल्कुल जनाब, और आइसोगेट इंसुलिन की कीमत 850 रुपए से बढ़कर 1070 रुपए हो गई है, जो कि सिटी स्कैन जो है उसके लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन भी मार्केट से नायाब हो गया है। 3500 रुपए में मिलने वाला ये इंजेक्शन 10,000 रुपए में ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि ब्लैक मार्केट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, दूसरा हमारी इंपोर्ट्स जो हैं उनका महंगा होना भी इसमें एक वजह है। लेकिन मामला जो है अगर बात की जाए
कि अद्वियात की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही। 200 से 400% तक इजाफा हो गया है। इस पर अब बात करते हैं। फारूक बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। फारूक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इस वक्त ब्लैक मार्केट बहुत ज़्यादा एक्टिव है इसलिए अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, या फिर हमारी कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो इसको मैच नहीं कर पा रही। इंपोर्ट महंगी होने की वजह भी है कि अद्वियात की कीमतें अब ज़्यादा हो गई हैं। सर जिस तरह आपको पता है गुज़िश्ता हाल ही में ये प्रॉब्लम आया था हमारी कॉस्ट का, जिसकी वजह से हमने एक नज़रसानी गवर्नमेंट की तरफ रखी थी कि इस पे नज़रसानी करें हमारी कॉस्ट पे और हमारी प्राइसिंग पे जो कंट्रोल्ड होती है जी। फॉर्चुनेटली बड़ी खुशाइन बात है कि रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने हमें 14% एसेंशियल आइटम्स में 20% नॉन एसेंशियल आइटम्स में लगाने की तजवीज़ भी दी है और हमें रिकमेंडेशन भी दी है। हैविंग सेड दैट सर, ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल जी, ये ब्लैक मार्केटिंग ही एक हमारा नासूर है सोसाइटी का। जो भी चीज़ शॉर्ट होती है जिसमें आटा हो, घी हो, दही हो, कुछ भी, इवन ऑयल फॉर दैट मैटर, जब वो नायाब होना शुरू होता है ब्लैक मार्केटिंग एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस एक्सूबरेंट हो जाती हैं। हैविंग सेड दैट अभी माशाल्लाह जो एक पॉलिसी आई है विच इज इंक्रीज ऑफ 20% ओनली, नॉट 400% बट 20% एंड 14% ऑन एसेंशियल आइटम्स, ये अभी हमारी सप्लाई चेन दोबारा एक्टिव होने जा रही है। तो होपफुली व्हेन दिस इज एक्टिवेटेड यू विल सी अ वेरी sharp decline in the black market prices जो medicines की हैं। फारूक साहब, moreover having said that हमारी जो request थी वो 38.5% इंक्रीमेंट की थी। nonetheless खुशाइन जरूर है ये बात अगर उन्होंने अलाउ किया 14 to 20% on the prices, but yet again we are still ahead और बिल्कुल neck to neck है हमारी costing की वजह से। but nonetheless being part of this same country, सोशल जो डिमांड में कर रही है वो कर रही है कि हम अपने प्रॉफिट्स बिल्कुल डिक्लाइन करें और एटलीस्ट सप्लाई मेंटेन करें ताकि ये ब्लैक मार्केटिंग नासूर है उससे हमारी जान छूट सके। जी फारूक साहब, कई लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो मार्केट से या तो गायब हैं या फिर ब्लैक में मिल रही हैं, और इनकी फराहमी की अगर बात की जाए तो इसको मुमकिन क्यों नहीं बनाया जा रहा, और आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे में ये आम आवाम की दस्तरस में ये होंगी सारी मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स खास तौर पे मेंटेन दोबारा होने जा रही है आफ्टर द पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने क्लियर की है। तो इंशाल्लाह होपफुली बाय मिड ऑफ जून जब हम प्राइस इंप्लीमेंट कर सकेंगे, अभी से माशाल्लाह लोगों ने रॉ मटेरियल मंगवाना दोबारा शुरू कर दिया है, हमारी लाइन भी एक्टिवेट हो गई है बैंक से वगैरह से। तो होपफुली विद इन अ मंथ और सो 30 days you'll see a sharp decline in this black market prices। सही, आप ये कह रहे हैं कि विद इन अ मंथ जो है वो इसका एक शार्प डिक्लाइन आएगा प्राइसेस में। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा फारूक साहब, ये जो ब्लैक मार्केट है किसके असर रसूख कहूँगा या किसकी सरपरस्ती में ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप तो बहुत इसको डीपली नज़र भी होगी आपकी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन हो या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हों, तो आप बेहतर बता सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं कि ये ब्लैक मार्केट कहाँ से एक्टिव होती है और किसकी सरपरस्ती में होती है। सर अनफॉर्चुनेटली ये कुछ एक नासूर हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है जो सिर्फ फार्मास्यूटिकल पे नहीं, वो राइस, शुगर, घी, जो भी एसेंशियल आइटम है वो उस पर कंट्रोल होता है उनका। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। अगर हमारी ये ख्वाहिश ये तो है कि ये और फार्मा इंडस्ट्री को मिलता है उससे हमारी थोड़ी एलर्जी हो जाए। बट नॉनदलेस हैविंग सेड दैट नॉट इवन द गवर्नमेंट हैज द वसाइल के 25 करोड़ के वाम ऑलमोस्ट जो है उनके ये जो ब्लैक मार्केट हो रही है उनको पकड़ सकें जी। जो इनमें एक्टिव लोग हैं वो वही एक्टिव लोग हैं जो घी, दही, हर चीज को ब्लैक मार्केट करते हैं। सर सही। फारूक साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जिस तरह आपने बताया कि बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतें आइंदा 1 माह में नीचे आ जाएंगी और ब्लैक मार्केट जो है ये क्लैप्स कर जाएगी और लोगों को बड़ी आसानी से कम कीमत में ये अद्वियात दस्तयाब होंगी, लेकिन इंसुलिन हो गई और इसके अलावा ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं। इंसुलिन की बहुत हमने देखा कि अचानक से इसकी प्राइस हाइक हुई, और उसके अलावा कुछ इंजेक्शंस हैं, जिस तरह हमने सिटी स्कैन के इंजेक्शन का जिक्र किया, 3500 वाला इंजेक्शन 10,000 में मिल रहा है। तो क्या इस सब पे ये इफेक्ट आएगा, क्या इन सब की कीमतें नीचे आ जाएंगी? जी एब्सोल्युटली, जो ब्लैक मार्केट में प्राइस चल रही है उससे नीचे बिल्कुल आएंगी, बट हम ये थोड़ा इस पे नजरसानी करें और थोड़ा फोकस करें कि ज़्यादातर जो आप बात करें ये इंपोर्टेड ड्रग्स हैं, दे आर वेरी रेलिवेंट विद द डॉलर डिस्पैरिटी जो हमारे रुपये के साथ है।
हैविंग सेड दैट, पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले जो रुपी गिरा था ऑलमोस्ट आई थिंक इन अ डे 10-11 रुपीज, इसकी ये इम्पैक्ट उसकी वजह से आया था। जिस तरह रुपी और डॉलर में डिस्पैरिटी आएगी, उसी तरह इन प्राइस ये जो इम्पोर्टेड ड्रग्स हैं उनमें डिस्पैरिटी आएगी। बट नॉनदलेस वंस दीज प्राइसेस आर इम्प्लीमेंटेड in the true spirit, or government allows us a little bit more cushion to allow us to make profit and for these imported products, that is. So of course you will see a decline in this black market pricing जो भी चल रही है सर। All right, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका सैयद फारूक बुखारी साहब, आपने हमें आगाह किया। और इस मामले पर बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं कि पिछले कुछ महीनों में अद्वियात की कीमतों में इस कदर इजाफा हुआ कि सूरत हाल ये थी कि कुछ अद्वियात तो मार्केट में दस्तयाब ही नहीं थी, वो गायब हो गई। अच्छा, फिर कुछ फार्मेसीज पर वो अद्वियात मिल रही थी लेकिन महंगे दामों, जिसमें हमने देखा कि 200 से 400% तक उसमें इजाफा था। फिर खबरें ये आना शुरू हुई कि अद्वियात एक बार फिर महंगी होने जा रही हैं, लेकिन हम आवाम को बताते चलें कि ऐसा नहीं है। 1 माह के अंदर अंदर ये अद्वियात की कीमतें फिर दोबारा से नीचे आ जाएंगी क्योंकि हुकूमत ने इस पर थोड़ा रिलीफ दिया है। और ख़ास तौर पर जो LCs बंद थी इंपोर्ट के लिए, रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, उस हवाले से भी अच्छी खबरें आ रही हैं, वो मामला भी हल हो गए हैं। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि 1 माह के अंदर अद्वियात की कीमतें नीचे आ जाएंगी और ये जो ब्लैक मार्केट है जिसकी वजह से एक प्राइस हाइक आता है वो भी कोलैप्स हो जाएगी। तो जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बादल एक बार फिर भरपूर एंट्री मारने के लिए तैयार है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने ये पेशगोई की है कि आज से 31 मई तक बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बूंदें बरसेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बास मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। पूरे मुल्क में ओवरऑल मौसम कैसा रहेगा, हम चलते हैं माहम जाहिद के पास, वो हमें तफसील से बताएंगी। नाज़रीन, तो बात करेंगे मौसम के बदलते रंग और दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव की। तो सबसे पहले रुख करते हैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का, जहां आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर मतला जो है वो अब्र आलूद है। और अब रुख करेंगे हम कराची का। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब जुज़वी अब्र आलूद है। बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। बात कर लेते हैं लाहौर की। 32 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। यहाँ पर मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और मतला यहाँ भी अब्र आलूद है। मौसम कदरे लाहौर का बेहतर है। रुख कर लेते हैं पेशावर का। 30 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रहने का इम्कान है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड मौजूदा जो है वो दर्जा हरारत बताया जा रहा है। मतला यहाँ पर अब्र आलूद है। कोयटा की बात कर लेते हैं। 31 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर मतला जुज़वी अब्र आलूद है। यहाँ पर भी बादल और जो सूरज है वो तेवर दिखा रहा है। मुजफ्फराबाद की बात कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत यहाँ पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर भी मतला अब्र आलूद है। रुख कर लेते हैं मुल्तान का। मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है दर्जा हरारत और मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब जुज़वी अब्र आलूद है और बादलों और सूरज की यहाँ पर भी आंख मचोली जारी है। अब बात कर लेते हैं सक्खर की। तो सक्खर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर भी मतला अब्र आलूद है, बादल छाए हुए हैं। और रुख कर लेते हैं स्कर्दू का। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर भी मतला अब्र आलूद है, बादल छाए हुए हैं, सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। तो गिलगित का रुख करते हैं। गिलगित पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत यहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतला
अब्र आलूद है, यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं, सूरज आंखें नहीं दिखा रहा। और मजीद खबरों के लिए रुजू करें www.sunonews.tv। देखते रहिए सुनो न्यूज़ यकीन के साथ। थैंक यू सो मच माहम जाहिद। और अब चलते हैं अपने नुमाइंदा शरूक तारिक के पास, जो कि हमें जुड़वा शहरों के मौसम का अहवाल बता रहे हैं। उनसे जानते हैं कि मौसम वहां पर कैसा है। जी शरूक, कहिएगा कैसा मौसम है? गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद जो है बहुत ही खूबसूरत शहर है और इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाता है इसका मौसम। लेकिन यहाँ का मौसम जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अगर अभी इस वक्त जो है सूरज अपनी आंखें दिखा रहा है तो शाम के टाइम फ़ौरन बारिश भी हो जाती है, गरज के साथ तेज़ हवाएं भी चलने लग जाती हैं। अगर इस वक्त मैं बात करूँ दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद रावलपिंडी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कहा यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बारिश का जो है वो इम्कान है। और जी शरूक, आप बताइएगा जो बारिशों की पेशगोई की गई है उन दिनों में कितनी बारिश होने का इम्कान है? महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी कहा यह जा रहा है बुध दिन तक बारिश का जो है वो इम्कान है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि UNO की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक अल नीनियो एक फिनोमेना है जो कि ज़्यादा बादल जो है वो बनाता है, जिसकी वजह से बारिश जो है वो ज़्यादा होने का इम्कान होता है। और उसका ख़तरा जो है वो पाकिस्तान में है कि ज़्यादा बारिशें होंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल भी सैलाब का जो है वो सैलाब ने पाकिस्तान का रुख किया, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुँचा। तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का जो उस लिस्ट में नाम है जिसको बारिशें जो हैं वो ज़्यादा हिट कर सकती हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा, जानी नुकसान भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान होता है और ओवरऑल फूड सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुंचता है। शरूक तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद से अपडेट किया। अभी हम बात करते हैं डायरेक्टर मैट मोहम्मद असलम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद असलम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर गुड मॉर्निंग। कहिएगा कि ओवरऑल मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी और बारिशों का जो कहा जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, पंजाब के कुछ इलाके हैं और तफसील से ज़रा बताइए कौन कौन से इलाकों में ज़्यादा बारिशों के इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, जैसे महकमा मौसमियात ने 28 तारीख से 31 मई के दौरान बारिशों की पेशेनगोई की है। जैसे कल गुज़श्ता रात में जो साउथ पंजाब लिया, मुल्तान, खानेवाल और बहावलपुर, बावलनगर, इनमें काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई है और काफ़ी तेज़ आंधी भी चली है। इससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कोई नुकसानात भी हुए। तो आने वाले 2-3 दिन आप कह सकते हैं कि पूरा पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में कराची समेत बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। इसमें कोयटा समेत बलूचिस्तान और नार्दर्न एरिया सभी में बारिश और अच्छी बारिश होगी। जी मोहम्मद असलम साहब, बताइएगा कि हालिया बारिशों से फसलें किस हद तक मुतासिर होंगी? जी बिल्कुल, अभी जैसे हमारी जो गंदम की फसल वो तो उसकी कटाई हो चुकी है। आजकल जो कपास की फसल है वो लोग उसकी काश्त कर रहे हैं और इस तरह गन्ने की फसल है उसके लिए तो बड़े अच्छे असरात होंगे। और आने वाले दिनों में जैसे चावल की फसल है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उस पर भी अच्छे असरात साबित होने का इम्कान है। अच्छा मोहम्मद असलम साहब, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से इलाके इन बारिशों से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं? देखें, जैसे कल तो साउथ पंजाब में हैवी फॉल हो गया, इस तरह जो अपर पंजाब और अपर KP और नार्दर्न एरिया और कश्मीर, इनमें भी हैवी फॉल हो सकता है अगले कोई 48 आवर्स में। तो ये इससे टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक ड्रॉप होने का चांस है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम साहब, आपने हमें तफसीलन इस मुतालिक आगाह किया कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा हो सकता है। अभी हम एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि क्रिकेटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ज्वाइन करने के लिए अमेरिका रवाना हो चुके हैं। बाबर और रिजवान 31 मई से 3 जून तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और दोनों कौमी क्रिकेटर्स जो हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल प्रोग्राम में शिरकत करने वाले पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोग्राम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन में मुनक्किद होगा। बाबर आजम ने कहा है कि मैं हार्वर्ड में इस आलमी म्यार के प्रोग्राम में सीखने और नया तजुर्बा करने के लिए जाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि दुनिया के कोने कोने से आने वाले मुख्तलिफ शोबाजात के लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, और मोहम्मद रिजवान का ये कहना था कि ऐसे बावकार आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एक बहुत बड़ा एजाज़ है
और बिल्कुल हम भी यही समझते हैं जमील, जब भी कोई इस तरह की खबर आती है और इंटरनेशनली हमारे लोग पाकिस्तानीज कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत खुशी होती है। और अब ये भी बहुत, और ये बड़ी एजाज की बात है हमारी ओपनर जोड़ी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दोनों हॉवर्ड जा रहे हैं। हाँ जी, आपकी जो है वो जितनी भी बहुत सारे तनकीद रही है माजी में ही ना, मेरी तनकीद कुछ इस हवाले से नहीं थी। मैं हमेशा से, मैं नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ये कहते थे कि उनकी कैप्टनसी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। खैर वो एक लंबी डिबेट है और मुझे लगता है हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अब बड़ी अच्छी खबर हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की। मैं थोड़ा सा उसमें मुझे याद ऐड तो कर दूं ना, थोड़ा याद तो रिमाइंडर, क्योंकि रिजवान की जो कारकर्दगी है, आप देखिए कि रैंकिंग में कहाँ खड़ा है हमारा ये प्लेयर, और इंटरनेशनली जो है वो कितना फॉलो किया जा रहा है। और सीखने की अगर जमील बात की जाए तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो कभी रुकता नहीं है। कभी भी आप ये नहीं समझ सकते कि मैंने बहुत तालीम हासिल कर ली है या मैं अब और नहीं पढ़ना चाहती या चाहता। तो जब भी अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई शॉर्ट कोर्स है, समर में तो अगर हम बात करें तो जमील बहुत सारे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं, समर कोर्सेज करवाए जाते हैं, बच्चों के लिए समर कैंप्स का इनेकाद किया जाता है। तो जरूर खुद भी जाएं, सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। बाबर एंड रिजवान विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक। यस, और एक ब्रेक लेते हैं जनाब, 10 बजे की हेडलाइंस देखिए, फिर आपसे मुलाकात हो। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। अमेरिका समेत दुनिया भर में सरकारी इमारतों का जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद मुजाहरे संगीन जुर्म हैं। साबिक सदर ट्रंप के उकसाने पर अमेरिकी कांग्रेस पर हमला करने वाले 70 से जायद हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों को मुजरिमाना इल्जामात का सामना है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने पुरतशद्दुद फसादात को मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा करार दिया। अमरीकी हुकूमत ने साजिश में मुलव्विस और सरकारी इमलाक तबाह करने वाले साबिक फौजियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की दरखास्त की है। साबिक खवातीन फौजी एहलकार जेसिका और किनेथ को रवाह माह बिल तरतीब 8.5 और 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यूएस मैरीन डैनियल रे कॉल्डवेल को कैपिटल हिल फसादात में पुलिस पर हमले के जुर्म में 5 साल कैद सुनाई गई है। इसी तरह नेवी के साबिक ऑफिसर हैं, उनको भी नफरत अंगेज नजरिया फैलाने पर 4 साल की सजा हुई है। इसी तरह ये लिस्ट जो है वो जाएगी, और जहां अमेरिका में इतने सख्त फैसले किए गए और लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, लोगों को नहीं कहूंगा बल्कि मैं साबिक और हाजिर सर्विस फौजियों की बात करूंगा, और पॉलिटिकल जो वहां पर एक्टिविस्ट हैं उनको भी, अब क्योंकि खास तौर पर अपनी ही इमलाक को नुकसान पहुंचाना और अपने ही इदारों के खिलाफ वहां पर जो है नफरत अंगेज इस तरह का, बेशक वो सोशल मीडिया पर पोस्ट हों या फिर रैलीज हों, सेम इज द केस विद पाकिस्तान राइट नाउ। और पाकिस्तान में भी जो है हर कोई 9 मई के वाकयात की मसम्मत कर रहा है, और देखा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में 9 मई के वाकयात पर अवाम में बड़ा गमो गुस्सा भी है। हमें वॉल ऑफ शेम भी नजर आती है, जहां पर पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की तस्वीर लगाकर जो है उनको गद्दार कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जितने भी इख्तलाफात हों, अगर रैलियां हैं या एहतजाज हैं, वो पुरअमन होने चाहिए और अपने इमलाक को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यौम मज़म्मत गद्दार वतन के हवाले से मैं इस सारी स्टोरी को लिंक करना चाहूँगा। इसके अलावा ऑडियो लीक्स का मामला भी हम डिस्कस करेंगे, जिस पर जुडिशल कमीशन के हवाले से अब आने वाले दिनों में क्या सामने आता है, इस पर हम तफसील से बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन राना मुबशिर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। खबरें क्या हैं शहर इक़्तिदार की, ज़रा थोड़ी आप भी हमारे साथ शेयर कर दें। और 9 मई के वाक़यात की बड़ी खुल के मज़म्मत की जा रही है, और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों उस हवाले से भी जो है वो कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखें, 9 मई के वाक़यात जो है उस पर तो आर्गूमेंट ही कोई नहीं है। देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। वो तो जितना कंडेम किया जाए, जितना उसको क्रिटिसाइज किया जाए, जितनी उसको उधेड़ा जाए उठ से, वो कम है। ठीक है,
क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिस पे कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए, जीरो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए इस पे, जीरो। और ये इस पे तो बात इस तरह करें कि आप कहें जी कि जैसे आपने एग्जांपल दिया, बड़े अच्छे एग्जांपल दिए आपने भी बैठ के, एंड यू वेंट टू डीसी, वॉशिंगटन से आपने एग्जांपल लिए, यहाँ पे आए, अमेरिका से एग्जांपल लेके यहाँ पे पहुंचे, सिमिलर यहाँ पे सिचुएशन बन जाती है 19-20 के फर्क से, ठीक है। अब मसला ये है कि आप अगर वहां पे लोगों को सजाएं हो रही हैं, हो सकती है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। सो ये जो हमारी देखिए कोई भी घर हो, कोर कमांडर का घर हो, किसी का भी घर हो, अगर इस किस्म की हरकतें होंगी, इस किस्म की इजाजत दी जाएगी, इस किस्म का एज दिया जाएगा, तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा एंड देयर इज नो स्टॉपिंग टू इट। सो ये इसको बिल्कुल रोकने की जरूरत है, इसको रोकना चाहिए और इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें जो एक कम्यूटिंग टाइम है वहां तक पहुंचने का, जिन्ना हाउस की बात कर रहा हूं मैं, और वहां पे पहुंचने, और वो जो कम्यूटिंग टाइम है उस दौरान देखिए 2 स्ट्रेटजीज हो सकती है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ DSS मैं ये कह सकता हूं कि वहां पे 2 स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि वहां पे जो वर्दी वाले हैं उनको वहां पे डिप्यूट इसलिए नहीं किया गया कि हो सकता है कि वहां पे अगर वहां पे कोई रोकने के लिए, उस मॉब को रोकने के लिए अगर कोई थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करनी पड़े और उसमें अगर एमुनिशन का मिशन वहां पे यूज करना पड़ जाए तो वो एक सिचुएशन बन जाती। सो मुझे ये समझ आती है कि वहां पे इसलिए वहां पे ये सिचुएशन नहीं क्रिएट करने दी, वहां पे इसलिए वहां पे लोगों को रोका नहीं गया कि लेट देम वेंट देयर, जो भी उनके अंदर गुस्सा होने दें, ठीक है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जब वहां पे कोर कमांडर के घर की बात की जाए तो वहां पे जो है वहां पे बिल्कुल वहां पे रोकने की जरूरत बनती थी, ठीक है। सो वो मतलब मल्टीपल में मैं अपना जहन इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, बट एट द वेरी सेम टाइम इसको अगर कंक्लूड करूं तो इसको जितना क्रिटिसाइज किया जाए, जितना कंडेम किया जाए वो कम है, और इसको जनाब इसको यहाँ पे रोकना चाहिए। इट शुड बी स्टॉप्ड राइट ओवर हियर, ताकि ये प्रेसिडेंट ना बने और लोगों को एज ना मिले और लोग ये ना कहें कि नहीं जी उधर हो गया सी तो उथे हो गया सी तो हुड़ू हो जाएगा तो की है। नो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप इस किस्म की जो बातें हैं, इस किस्म की जो हरकतें हैं, उनको वहीं पर रोकें एट द वेरी सेम, ताकि वो एक प्रेसिडेंट ना बने और वहां पे एक इशू ना बने और वहां पे एक ये ना जाए कि जी उथे पीपल कैन गेट अवे विद दैट सो वी कैन डू इट। सो वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। Exactly. It should be लेकिन राणा साहब, सियासतदानों की लड़ाई इस हद तक पहुंच जाना कि अपने ही हम वतनों को गद्दार कहना और उनको ब्लेम करना, आप नहीं समझते कि इससे मजीद इंतशार फैलता जाएगा? देखिए है ना, ये एक ऐसी चीज हो गई है जिसको आपने बड़ा राइटली आपने एक बात की कि जिसकी दिल करता है वो उसको गद्दार बना देता है। गद्दार की डेफिनेशन जो है ना, पहले तो एजुकेट करना चाहिए गद्दार होता क्या है जी। तो अगर गद्दार की डेफिनेशन लोगों को समझ आ जाए ना, तो फिर ये मेरे ख्याल में पॉलिटिशियंस अगर कहते भी रहेंगे ना तो फॉर अ शॉर्ट स्पैन लोगों को जब कहेंगे ना बार बार, तो लोगों को समझ आ जाएगी कि गद्दार होता की है। तो गद्दार होता की ओदी डेफिनेशन अगर समझा दी जाए ना तो फिर ठीक हो जाएगा काम। तो वो यहाँ पे इसके मुंह में जो कुछ आता है वो बोल देता है। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है। हम तो बड़ा अरसा हो गया सहाफत करते हुए, हमने इस किस्म की चीजें देखी नहीं थी कभी। हम देखते थे कि बिलो द बेल्ट भी होती थी चीजें, सियासतदान करते थे, लेकिन इस किस्म की नहीं होती थी जो अभी हम देख रहे हैं। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया, ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया। सही। अच्छा राणा साहब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, एक नेक्स्ट लेवल हो गया है। ऐसी ही एक मामले में एक और चीज एडअप हुई है और वो हुई है ख़वातीन की गिरफ्तारी और उनसे मुताल्लिक कुछ खबरों का बाहर आना। मैं ये समझता हूँ एक तो ये बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन अब सवाल जारी बात है आपके ज़हन में भी आएंगे, मेरे ज़हन में भी, कि राना सनाउल्लाह साहब का रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और बताना कि एक ऑडियो हमने टेप की है, इंटरसेप्ट की है, तो उसमें पता चला है कि ये प्लानिंग है अब PTI की, और PTI का फिर ये कहना कि ये हो चुका है और उसको अब कवर करने की कोशिश की जा रही है। ये कितनी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। देखिए
डिसेप्शन जो है ना, डिसेप्शन वो सारी दुनिया में चलती है और पॉलिटिक्स में डिसेप्शन तो बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। सो जरा थोड़ा सा अपना होराइजन ब्रॉडन करें ना आप, तो आपको समझ आ जाएगी कि दुनिया की हर कोने में जहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं और एक्टिव हैं, तो वहां पे डिसेप्शन चलती है। चाहे वो पीपल हु आर इन द हिल, मतलब कि जो अमेरिका में जो बैठे हुए लोग पावर में वो हो, चाहे वेस्ट में किसी और जगह किसी और मुल्क में हो, चाहे पाकिस्तान में, हर जगह पे चलती है। सो इसमें कोई अनहोनी चीज नहीं है। सो इसको कवर अप करना या इसको डिसेप्शन के तौर पे यूज करना या किसी भी चीज में डिसेप्शन, देखे आप और मैं हम जो ल्योरिन हो जाते हैं ना इन चीजों में कि हम डिस्कस कर रहे हैं, जो एक्चुअल इश्यूज है उनसे हट जाते हैं और सारा दिन हम डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ चीजें, डिफरेंट चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि शायद वो, मैं इसको स्टेटमेंट जर्नलिज्म कहता हूँ। दिस इज स्टेट जर्नलिज्म, ही सेड शी सेड वाला जो सिलसिला है ना, उसमें टाइम वेस्ट होता है। दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट जर्नलिज्म। स्टेटमेंट जर्नलिज्म जो है ना, वो मतलब कि जो बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो इस फेज से गुजर चुके हैं। सो स्टेटमेंट जर्नलिज्म से बाहर निकले, उसने क्या कहा, उससे बाहर निकलना, तभी जाके ग्रो अप करेगी सोसाइटी और मुल्क ग्रो अप करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इमरान खान साहब का ये कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और हुकूमत मुज़ाकरात करे और फिर इलेक्शन की तरफ बढ़े। आपने जितने लोग तोड़ने हैं आप तोड़ लें, लेकिन आप इलेक्शन करवाएं। तो राना साहब, पहले मुज़ाकरात होते रहे, बेनतीजा रहे, कोई उसका आउटकम नहीं आया, और अब जब इमरान खान कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो हुकूमत ये कह रही है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर सूरत हाल यही रहेगी तो क्या आपको आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इंतखाबात जो है ना, अभी पहली तो बात यह है कि खान साहब को गुजारिश की थी मैंने अपने शो में कई मरतबा, और रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी कि कोर कमांडर्स की जिस दिन मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, द लास्ट मीटिंग, और उसके बाद उन्होंने जनाब नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर के पास जाना था, तो उस दिन भी रात को रिक्वेस्ट की थी शो पे बैठ के, टीवी पे बैठ के, कि खान साहब इस चीज को कंडेम करें, बिल्कुल छोड़ दे इसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसी के बंदों ने किया, मेरे बंदों ने किया, उनके बंदों ने किया, कोई साजिश हुई है, वो सारी चीजें छोड़ दे। कंडेम करने में तो कोई हर्ज नहीं था ना, उस दैट राइट टाइम। पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो उस दिन रिक्वेस्ट करता रहा, मैं खुद रिक्वेस्ट करता रहा कि खान साहब आज आप कम से कम आज रात को इसको कंडेम कर दें। उससे पहले थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो जब ये वाकया हुआ है, वेरी नेक्स्ट डे, बल्कि उसी दिन तकरीबन शायद, मैं उस वक्त भी रिक्वेस्ट करता रहा खान साहब के कि आप कंडेम करें, ठीक है, छोड़े इस किसने किया किसने नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कंडेम तो बनता है ना यार, आप स्ट्रांगली कंडेम करें उसको। सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टाइमिंग पॉलिटिक्स में जो है ना इंपॉर्टेंट, उसको इसलिए कहा जाता है कि अगर देर सवेर हो जाए ना तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, देन यू मिस द बोट। सो वो इसलिए बेसिकली वो टाइम मेरे ख्याल में गुजर गया, और मैं कहता रहा कि आपकी कंडेमनेशन से बहुत सी चीजें बच जाएंगी, डैमेज होने से बच जाएंगी बहुत सी चीजें। मैं कहता रहा 8-10 चीजें बच जाएंगी, और 8-10 चीजों से ज्यादा हो गया खैर काम, क्योंकि कई बंदे टूट गए। सो वो अब जो सिचुएशन है, ठीक है, इमरान खान साहब पावर में है, आज भी पावर में है इमरान खान साहब, आज भी वोटर सपोर्टर उनके साथ है, बाहर शायद उस तरीके से ना निकले अब, लेकिन कम से कम घर में बैठ के, मतलब कि जहां तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है वहां तक तो उनके साथ आज भी है, ठीक है जी। लेकिन पॉइंट इज कि आप क्यों ऐसी गलती पे गलती करते जा रहे हैं। मैं इस चक्कर में ही नहीं पड़ता किसने किया किसने नहीं किया, कहां पे फ्लॉ था कहां पे फ्लॉ नहीं था। आप कंडेम कर देते खान साहब, तो आज बहुत सिचुएशन डिफरेंट होती। चले एनीवेज, आपके साथ, क्योंकि इट्स अ वन मैन पार्टी, सिर्फ खान साहब के नाम पे सब चीजें चलती हैं, चले ठीक है, आज भी बंदे हैं, लेकिन आइसोलेट मैंने कहा था आपको कर दिया जाएगा, सो आप आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, सही, ठीक है। अच्छा राना साहब, आपने पॉलिटिक्स में टाइमिंग की बात की कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो लीक्स की टाइमिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? क्या लेट या फिर बिफोर टाइम? हिना, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप स्ट्रेट सवाल पूछे राना साहब से, लगा लिपटा सवाल ना पूछे। राना साहब समझ चुके हैं मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। जी राना साहब, व्हाट्स योर टेक? देखिए, यह बात यह है
कि दिस इज ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है, कि आप ऑडियो लीक्स हो, वीडियो लीक्स हो, वॉट एवर, यू नो, एक लाइन जरूर ड्रॉ कर दें प्लीज, ठीक है। जो पॉलिटिशियंस हैं या बाकी लोग जो भी लोग हैं, आपने उनको क्रिटिसाइज करना है, जरूर करें। आपने पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करना है, जरूर करें। आपने फौज को क्रिटिसाइज करना है, जरूर करें, लेकिन पक्के पैरों पे करें। मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन इसलिए पक्के पैरों पे करें कि कम से कम उनकी इस्लाह हो सके। हवाई फायरिंग ना कर दे रहे, जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट फौज को क्रिटिसाइज मत करें। एग्जैक्टली, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लें प्लीज, लाइन ड्रॉ करें, मतलब कि मैन टू मैन जो काम है वो करें। जो फैमिलीज हैं, या ठीक है, जो फैमिलीज इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, मैं उनके बारे में मेरी डिफरेंट ओपिनियन होगी, लेकिन वेरी सेम टाइम हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारी सोसाइटी डिफरेंट है। हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर ये कहता है, आप देख ले दुनिया भर में आप लोग जाते हैं, ठीक है, और सुखैरा साहब तो चुप के जाते हैं, लेकिन आप लोग और बाहर जाके आप देखते हैं तो जो खवातीन है, राणा साहब, जो हालात हैं छुप के ही जाना पड़ता है। आप देखें, जो लोग बता के गए उनको एयरपोर्ट से पकड़ लिया। मतलब कि बात यह है कि आप देखें कि हमारे मुल्क में फिर भी खवातीन की इज्जत ज्यादा होती है, उनकी रिस्पेक्ट फिर भी ज्यादा होती है। वहां पे शायद इतनी ज्यादा नहीं, राइट्स है उनके, ये देयर इज नो डाउट, राइट्स इज अ डिफरेंट थिंग। खवातीन के राइट्स जरूर है वहां पे, लेकिन इज्जत हम लोग आज भी ज्यादा करते हैं खवातीन की। ट्रू दैट। सो सोसाइटी का ऐसा सिलसिला है कि हम लोगों को खवातीन की इज्जत जो है वो शुरू से सिखाई गई है, सो हमें करनी चाहिए और हम करते हैं। सो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। सारी चीजों को, सोसाइटी के फैब्रिक को हम बिल्कुल थ्रेड पर अगर उसका एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो फिर इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। मेरे ख्याल में एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए और हर जगह पे होनी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा, होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने राणा साहब। मैं अब लास्ट क्वेश्चन आपसे जहांगीर तरीन साहब से मुतालिक करना चाहूँगा। जिस तरह हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन से पहले उनका जो जहाज़ है वो बड़ा एक्टिव नज़र आया और लोग टूट कर PTI में आए, शामिल हुए, और बड़ी एक हाइप उस वक्त क्रिएट होती थी कि नून लीग से फला बंदा टूट गया, पीपल्स पार्टी से फला बंदा टूट गया। अच्छा, वही अब सारी सिचुएशन को रिवर्स गियर लगा हुआ है। जहांगीर तरीन भी अब PTI में नहीं है और काफ़ी अरसे से नाराज़ भी हैं, लेकिन उनका जहाज़ एक बार फिर एक्टिव हो गया है। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जनूबी पंजाब की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। जहांगीर तरीन साहब जो है वो अब एक पार्टी पूरी बनाने लगे हैं और कहा यह जा रहा है कि अनकरीब वो लॉन्च भी होने जा रही है। तो PTI हकीकी तो मार्केट में आ गई है, ये जहांगीर तरीन साहब की पार्टी किस नाम से आएगी? मेरे ख्याल में उसके पहले या आखिर में, शायद, मैं एग्जैक्टली इस वक्त मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में शायद कायदे आजम आता है, शायद जिना, ठीक है, मुस्लिम लीग जिना, आई डोंट नो, शायद ऐसी खबरें हैं। आप जमील, कुछ इस तरह का वर्ड है, लेकिन अब एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर सक रहा, लेकिन कुछ ऐसी आती है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब देखे ना, जहांगीर तरीन साहब ने अपना सब कुछ दिया, ठीक है, अपना सब कुछ दिया। और मुझे याद है इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सोशल मीडिया का सेक्शन भी बना होता था उनके घर में, और जहांगीर तरीन साहब भी जनाब सारा दिन एक्टिव रहते थे। सदरन पंजाब हो, किसी भी जगह पे हो जनाब, वहां से जहाज उड़ता था, बंदे उठ के आ जाते थे और जनाब उनको वो PTI का वो पहनाया जाता था, व्हाट डू यू कॉल दैट, पटका सा वो पहना दिया जाता था। यस, ही डिड अ लॉट। जहांगीर तरीन साहब ने बहुत एफर्ट्स की, बहुत काम किया, और इसी तरह अलीम खान ने भी बड़ा काम किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो विद इन द पार्टी, जो उनके साथ जो इनसिक्योरिटीज थी ना लोगों को, जो लोग ना हर जगह पे होता है, मतलब आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं आपसे, आपको शो करते हैं वो आपसे इनसिक्योर है, लेकिन वो आपके खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं। तो वो स्लोली ग्रेजुअली आपको साजिशें करते 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 डैमेज करते रहते हैं। एनीवेज, यही काम हुआ अलीम खान साहब के साथ भी PTI में, और यही काम हुआ जहांगीर तरीन साहब के साथ भी। अभी आगे होने जा रहा है जी, मेरे ख्याल में फैसल वाडा हो या कुछ और लोग हों जो अभी जिन्होंने PTI छोड़ी है और उन्होंने कहा है कि जनाब हम सियासत से
ब्रेक ले रहे हैं जी। या हम ओहदों से इस्तीफे दे रहे हैं, जी। ठीक है। मेरा जाती ख्याल है वो कुछ लोग उनमें से जो छोड़ के गए हैं पीटीआई को, उनमें से बल्कि कुछ लोग तो नहीं, ज्यादा लोग जो है वो सारे जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन करेंगे। सही सही सही। राना मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ऑन अ लाइटर नोट कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि शायद पीटीआई छोड़ने वाले जो हैं, हो सकता है उन्होंने पीटीआई ना छोड़ी हो, बयान नहीं दिया हो। ऐसी खबरें भी मार्केट में आ रही है, ऐसी खबरें भी हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुश आमदीद। डिजिटल मार्केटिंग कंसोर्शियम कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का वो शोबा है जिसका मकसद तनकीदी सोच को फरोग देना, कायदाना खूबियों को परवान चढ़ाना और स्टूडेंट्स को हकीकी जिंदगी की मार्केटिंग की नुमाइश फराहम करना है। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से तलबा में आगही पैदा करने के लिए आज से इस्लामाबाद में एक इवेंट का आगाज हो रहा है जो कि 31 मई तक जारी रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग कंसोर्शियम के ज़ेरे एहतमाम इस इवेंट में कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, SDG बोर्ड कैंप, पैनलिस्ट फोरम और यूथ एंटरप्रेन्योर डायलॉग्स शामिल हैं और बहुत हेल्पफुल होगा ये स्टूडेंट के लिए और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, चीज पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद आमिर ने, जो कि डायरेक्टर फाउंडर DMC हैं, रिजा अफजल साहिबा ने, जो कि फोकल हेड DMC हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। रिजा साहिबा, डॉक्टर मोहम्मद उमर, आपकी तरफ आऊंगी। कहिएगा इस कंसोर्शियम के बारे में आप क्या कहेंगे, इसके मकासद क्या हैं और कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के इवेंट्स का होना यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में? जी देखिए, जो डिजिटल मार्केटिंग कंसोर्शियम है, इसको जो स्टार्ट किया गया वो इस एम के साथ स्टार्ट किया गया कि हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर और हमने पाकिस्तान के अंदर एक जो गैप है बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया एंड स्टूडेंट्स, वो गैप ऐसा है जो कि आपकी स्किल बिल्डिंग के हवाले से है, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, इस गैप को हमने ब्रिज करना जी। सो डिजिटल मार्केटिंग कंसोर्शियम इस गैप को फिल कर रहा है, स्टूडेंट्स को कैपेसिटी बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है और इसके साथ साथ जो मेन फोकस है कि हमारा जो इंडस्ट्री को एक सॉल्यूशंस चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, वो हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ये दिस इज़ द 7th सीज़न, हम कोई 8 ईयर्स से हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। सही। और इसके साथ इसमें हम एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं ऐड करूँगा कि हमेशा जब हम इंडस्ट्री से बात करते हैं अबाउट द बिज़नेस ग्रोथ, द एक्सपेंशन ऑफ द डिजिटल साइड ऑफ देयर बिजनेस, तो उसके अंदर हमेशा एक ड्रॉबैक या वन स्टेप बिहाइंड रहते हैं कि हमें जो दुनिया के साथ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, जहाँ पे दुनिया काम कर रही है आज, क्या हम वहीं पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और DMC इसी क्वेश्चन को आंसर कर रहा है और इसी क्वेश्चन को लेके हम आगे चल रहे हैं। सही। रिजा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद उमर ने कहा कि बेसिकली इस इवेंट से हम वो गैप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री, एकेडमिया और स्टूडेंट्स के दरमियान है, तो ये कंसोर्शियम जो है ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी? अच्छा, मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सेकंड इवेंट जो SDG बूट कैंप है, उसमें हमारा इवेंट इसी चीज़ पे कंसाइज है कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट करते हैं एंड दे कम टू द यूनिवर्सिटी और वो रियल लाइफ प्रॉब्लम चैलेंजेस अपने स्टूडेंट्स को देते हैं एंड द स्टूडेंट्स हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। इससे मकसद इसका ये है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है स्टूडेंट्स का व्हाट एक्चुअली दे गॉट द पोटेंशियल, मतलब उनके अंदर बेसिक पोटेंशियल क्या है, उनको उस चीज़ का आइडिया हो जाता है। एंड जैसे सर उमर ने बताया कि हमारा मेन आइडियोलॉजी इस पूरे इवेंट की ये है कि हमने गैप को ख़त्म करना है एंड गैप को ख़त्म इसी तरह से कर सकते हैं कि हम दोनों पार्टीज़ को आपस में कोलैबोरेशन करवाएं एंड द मोटो ऑफ दिस DMC इज़ ऑलरेडी दैट वी हैव टू कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड लीड everything to the success. All right. डॉक्टर मोहम्मद उमर, बताइएगा कि स्टूडेंट्स, छोटी सी जी जी
जी, इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करने लगा था कि जितना भी हमारा काम है डिजिटल मार्केटिंग कंसोर्शियम का, ये वन साइडेड नहीं है, ये इट्स अ टू साइडेड थिंग। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट की जाती हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड उनका जो रियल लाइफ सोल्यूशन है, जो रियल साइड ऑफ द स्ट्रैटेजी है, वो प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द एकेडेमिया एंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सो ये जो एक ब्रिजिंग है, जो एक कनेक्शन है, इसी को हम कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड सक्सेस कहते हैं। सही। अच्छा रिजा, एग्जैक्टली जब ये इवेंट अभी मुनाकिद हो रहा है तो इसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज हो रही है? हमारे पास जो सबसे पहला इवेंट है, बिकॉज ओवरऑल इस पूरे इवेंट के अंदर हमारे पास सब इवेंट्स आते हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को बुलाते हैं जो कि अपने स्किल सेट्स प्रोवाइड करते हैं, वर्कशॉप्स देते हैं डिफरेंट हमारे इंडिविजुअल्स को, एंड इट इज़ नॉट जस्ट ओनली कंसाइज टू द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टू द फैकल्टी एज वेल, बिकॉज स्किल एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आना एज स्टूडेंट्स एट दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंड जो सेकेंड इवेंट है हमारा, दैट इज़ SDG बूट कैम्प, एंड इन SDG बूट कैम्प वी इनवाइट द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड वो इंडस्ट्रीज़ आके अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम चैलेंजेस जो है स्टूडेंट्स को बताते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ से हमारे पास स्टूडेंट्स आए होते हैं जो कि उन चैलेंजेस के ऊपर जो है अच्छे किस्म के सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एंड उनके फिर विनिंग प्राइजेस हैं। विनिंग प्राइजेस तो सिर्फ एक मोटिवेशन है, बट ओवरऑल इस चीज़ का यही मकसद है कि हम एक एफिशिएंसी और एक प्रॉपर आपस में कोलैबोरेशन जो है वो दिखाएं, और दे गेट टू नो ईच अदर, द इंडस्ट्री ऑल्सो गेट टू नो ईच अदर कि पोटेंशियल हमारे स्टूडेंट्स में क्या है। अदर देन दिस हमारे पास नेटवर्किंग ईव है जो कि फॉर्मल इवेंट है, जिसके अंदर हम डायरेक्टली अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं वो डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं आपस में, एंड दे कैन कोलैबोरेट। ठीक है। और इसके बाद लास्ट हमारे पास जी रिजा बताइए। जी, लास्ट जो हमारे पास इसमें आता है वो पैनल फोरम आता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट पैनल टॉपिक ऑफ डिस्कशंस देते हैं। अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास गेस्ट आते हैं, दे टॉक अबाउट ऑल दोज टॉपिक्स रिगार्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, और डिफरेंट अपनी जो हमारी यूथ है उनको गाइड करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। सही जी। अच्छा डॉक्टर उमर, आप ये बताइएगा कि मुलाजमत की अगर हम बात करें तो क्या इस इवेंट से मुलाजमत के मौके भी पैदा होते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मुलाजमत के मौके ऐसे पैदा होते हैं कि जो इंडस्ट्री हमारे साथ इसमें ज्वाइन करती है इस इवेंट में, और नॉट ओनली इन दिस इवेंट, ओवर द होल ईयर जो इंडस्ट्री हमारे साथ ज्वाइन करती है वही इंडस्ट्री इन्हीं सारे लोगों को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि ऑन द स्पॉट होती हैं वो वहाँ पे उसी टाइम के ऊपर दे कम अप विद द इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, दे कम अप विद द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो कि स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वहाँ पे चेक करके, जो स्टूडेंट्स को वहाँ पे उनके साथ बात करके, स्टूडेंट के स्किल सेट को देख के दे ऑफ़र ऑन द जॉब वहीं पे आपको वो जॉब ऑफ़र करते हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। बहुत मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हमारे इसी इवेंट्स के थ्रू और हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग कंसोर्शियम के सेटअप के थ्रू हायर कर चुके हैं। दे आर वर्किंग इन अ वेरी good way with them, not only in the job environment but also in the business environment. Through this platform students get the opportunity for entrepreneurship, उनको वहाँ पे seed money in the form of investment, क्योंकि देखें यही सारी इंडस्ट्री, यही सारे जो multinational groups हैं, these are all the investors as well. So the students and the academia get the industrial projects in the form of their seed money, और वो seed money वहाँ से अपने ideas को present करके उन seed money से they can start their own business. Exactly. So it's a win-win situation for all of the participants of this event, not only in 3 days 29, 30 और 31st, but over the year as well, because ये डिजिटल मार्केटिंग कंसोर्शियम जो है ये पूरा साल काम करता है, एक टीम की तरह काम करता है, और हमारा मेन फोकस जो है वो अगेन कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ रहता है। स्टूडेंट्स की भी, इंडस्ट्री की भी, हमें इंडस्ट्री को भी इतना एक ग्रो कराना है जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, कि हम उस इंडस्ट्री को भी इतना सपोर्ट करें कि इंडस्ट्री का ट्रस्ट टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, ट्रस्ट टूवर्ड्स द यंगस्टर्स, ट्रस्ट टूवर्ड्स द टीनेजर्स जिन्होंने आगे जाके इसी इंडस्ट्री
को संभालना है, Exactly. उसकी तरफ इतना स्ट्रांग हो जाए कि हमें अपनी ग्रोथ की तरफ जो है वो सोचना ना पड़े अच्छा, ज़्यादा। आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, हम जी प्लीज। जी इन एडिशन टू दिस हम अपना एक ऑलरेडी इसके अंदर जो सब इवेंट है करियर एक्सपो और इंडस्ट्रियल एक्सपो के नाम से, वो भी हम करवाते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आके जॉब ऑफर कर सकती हैं, इंटर्नशिप ऑफर्स कर सकती हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। तो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ एंगेजिंग स्टूडेंट्स विद द इंडस्ट्री एज वेल। अच्छा रिचा, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो पैराडाइम शिफ्ट आया है, लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग से अब ज़्यादा जो है वो डिजिटल की तरफ चले गए हैं, और हम देख रहे हैं कि अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को देखें, अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आप अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग का मुस्तकबिल क्या देखती हैं पाकिस्तान में? रिचा, कैन यू हेयर मी? यस, नाउ वी कैन। आपको मेरा सवाल समझ आया? हाँ, रिपीट कर दे। रिपीट कर दूं मैं आपके लिए? नहीं जी। अच्छा, जो मौजूदा हालात हैं, एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अब ज़्यादा चले गए हैं। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है और लोग अब इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, पाकिस्तान का डिजिटल मार्केटिंग में ही मुस्तकबिल अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड इट्स वेरी इंगेजिंग एज वेल, क्योंकि हमारे अराउंड जितनी भी सराउंडिंग्स हैं, इट ऑल इज़ ग्लोबल एंड एवरीबडी इज़ वर्किंग थ्रू आउट डिजिटली। आपने कोई भी अपना बिजनेस रन करना है, यू हैव टू कम्पीट, सो यू हैव टू बी, अगर आपने कंपेटिटर्स के उस लेवल पे आना है तो आपको उन्हीं वे में और उसी तरीके से वही सारी डिजिटल वर्ल्ड में इंगेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, आई बिलीव। जी, डॉक्टर उमर, आपका क्या टेक है? आप क्या कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग के मुस्तकबिल के हवाले से, अगर पाकिस्तान की ही बात की जाए? देखिए, हमें तो ग्रोथ जो है वो डिजिटली नज़र आती है, और अब तो हम अपने इस दुनिया को हम ग्लोबल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड ही बोलते हैं, क्योंकि अब वी आर कनेक्टेड डिजिटली, और हमारे पास यहाँ पे जो बियॉन्ड द टेरिटरीज़ वाली बात है कि अब हमारे पास कोई वो टेरिटोरियल किस्म की कोई वो नहीं है, बाउंड्रीज़ नहीं है। वी कैन मेक अ प्रोडक्ट हेयर, वी कैन सेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और उसके लिए हमें किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं है। सो आगे जो फ्यूचर है वो सारा डिजिटल है। हम क्लिक एंड मॉर्टर मॉडल की तरफ आ चुके हैं, हम ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल की तरफ नहीं हैं। अगर कोई प्रोडक्ट या फिर बिजनेस जो है वो फिजिकली अवेलेबल है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया। डॉक्टर मोहम्मद उमर और रिजा अफजल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए, और हमने बड़ी तफसील के साथ डिजिटल मार्केटिंग में बात की। पाकिस्तान में इसकी बहुत अभी गुंजाइश है इसमें काम होने की, और नो डाउट इसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, और अब बात करते हैं तुर्किया इलेक्शंस की। तैयब उर्दवान ने सदारती मनसब की हैट्रिक कर ली, एक बार तुर्किया के सदर मुंतखब हो गए और मुसलसल 11वीं बार इलेक्शन जीतने का रिकॉर्ड भी बना लिया। 20 साला इक़्तिदार का सूरज मजीद 5 साल चमकेगा। उर्दवान ने इस्तांबुल में हामियों के जो नारे थे उसका जवाब देते हुए उन्होंने बहुत उनके, हमने जो वो मनाजिर देखे, शक्ल पर उनकी बहुत स्माइल थी। विक्ट्री स्पीच खास तौर पे उन्होंने जब की तो उन्होंने कहा कि आज हम अपनी तारीख दोबारा लिख रहे हैं, और ये जीत 8.5 करोड़ अवाम की जीत हुई है। 20 साल से बरसरे इक़्तिदार को अगले 5 बरस के लिए फिर से हुकूमत मिल गई है। कुछ मनाजिर भी आपको हम तुर्की से दिखाते हैं। जीत के बाद इस्तांबुल में सदर तैयब उर्दवान ने अपने हामियों से खिताब करते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया, और उनका कहना था कि आज का फातेह सिर्फ तुर्की है, मुल्क के 8.5 करोड़ अवाम जीते हैं। मजीद उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में क्या कहा, और तुर्की में क्या माहौल है, जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है, उनकी हामियों की तरफ से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे तुर्की से सगीर रामे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सगीर रामे साहब वहाँ के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सगीर रामे साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा कैसा माहौल है तुर्की का, ख़ास तौर पर तैयब उर्दवान का जीतना, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जो पहले मुकाबला था उसमें 50% जो है वो कोई भी नहीं ले सका था रिजल्ट्स, तो उसके बाद तैयब उर्दवान का जीतना, फिर उनकी विक्ट्री स्पीच, जरा तफसील से बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये रजब तैयब एर्दोआन की पूरी सियासी करियर का सबसे मुश्किल तरीन जो मरहला था उनके लिए ये इंतखाबात। और आपने देखा है कि हिस्ट्री में कभी भी रन ऑफ इलेक्शन में नहीं गया था मामला, क्योंकि इस मरतबा 8 जमाती इल्हाक जो है मिल्लत इत्तेहाद के नाम से रजब तैयब एर्दोआन को सदारती मनसब से घर भेजने के लिए कलेक्टिवली एफर्ट कर रहा था। और बड़ी पार्टी जो है, मुल्क की बड़ी सियासी पार्टी जिसमें इस्लामिस्ट पार्टी भी शामिल थी, वो मिलके रजब तैयब एर्दोआन को इक़्तिदार से फारिग करना चाह रहे थे। तो पहली मरतबा ऐसा हुआ कि तुर्की की हिस्ट्री में कोई भी कैंडिडेट सदारती इंतखाबात में 50% से ऊपर नहीं ले सका था वोट, और रन ऑफ इलेक्शन में असाब शिकन मुकाबले के बाद रजब तैयब एर्दोआन ने ये इंतखाब जीता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि इस बार जो है वो 8 इत्तेहादी जमातों का बेसिकली मुकाबला था तैयब एर्दोआन के साथ, तो तैयब एर्दोआन का क्या बयानिया बिका जो अवाम ने एक बार फिर उनको मुंतखब किया? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जो स्लोगन और इनका जो मैनिफेस्टो है इस वक्त जो जमहूरी इत्तेहाद था, जिसमें रजब तैयब एर्दोआन की मेन पार्टी और उसके साथ छोटी पार्टीज मेहपे और छोटी पार्टीज यानी रफा पार्टी वगैरह शामिल थे, इनका बयानिया ये था कि क्योंकि लोज़ाने पैक्ट ख़त्म होने जा रहा है, 100 साल 2023 में ख़त्म होने जा रहे हैं, और तुर्की की जो जंजीरें हैं, जो आज़ादी की और तरक्की की जंजीरें हैं, वो टूटते जा रही हैं। तो इस वक्त कोई ऐसी पार्टी अगर इक़्तिदार में आ जाती है जो अमेरिका और मगरिब जिसे चाहता है तुर्की में, तो वो यकीनन इसको रिवर्स करने और तुर्की की तरक्की को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये मेन बयानिया था, इनका स्लोगन था दोरू ज़मान दोरू अब आदम, यानी सही आदमी सही वक्त पर इंतखाब करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। और इसी स्लोगन की बुनियाद पर सारी कैंपेन की गई। और यहाँ पर मैं बताऊं कि थोड़ा सा सेटबैक रजब तैयब एर्दोआन को है, तो जो यूथ है जो यानी जो 20 साल से रजब तैयब एर्दोआन को ही देख रहे हैं इक़्तिदार में, तो वो चेंज के लिए, यानी प्रॉब्लम नहीं है, जितनी तरक्की रजब तैयब एर्दोआन के दौर में पिछले 20 साल दौरे हुकूमत में हुई है तुर्की की, वो कभी हिस्ट्री में इतनी तरक्की नहीं हुई थी। लेकिन यूथ की मेजॉरिटी जो है वो अपोजिशन के साथ थी। जी अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि तुर्की में जश्न का क्या समा है और लोगों का क्या रिएक्शन है इस वक्त, किन उम्मीदों का इजहार किया जा रहा है? जी, जब ये रिजल्ट 95% क्रॉस किया है कल रात को, तो रजब तैयब एर्दोआन जो है वो इस्तांबुल में ही थे, किशिली इनका रहायशगाह पर, तो वहां पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। तो उन्होंने वहां लोगों को मिली नगमे के साथ, यानी मिल्लत के नगमे के साथ उन्होंने मुबारकबाद दी। और उसके बाद वो यहाँ पर लोगों को मुख्तसर सा खिताब करने के बाद वो अंकरा गए, सदारती महल से बालकोन से उन्होंने खिताब करना था। उसके लिए जो इंतजामात किए गए वो न सिर्फ मुल्क के तमाम बड़े और छोटे शहरों में बड़ी स्क्रीन के साथ एहतमाम किया गया, बल्कि जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, यूनान में और बहुत सारे ममालिक, अमेरिका में बहुत सारे ममालिक में बड़ी स्क्रीन जो है वो नस्ब की गई। और उस पर रात लेट में तमाम तरकश शहरियों ने ना सिर्फ तुर्की में बल्कि करोड़ों की तादाद में तुर्की में और मिलियंस की तादाद में बैरून मुल्क तुर्किश शहरियों ने भी उनका खिताब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सगीर आमिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तफसील से आपने हमें किया कि तुर्की में किस तरह से जश्न मनाया गया। तैयब एर्दोआन ने जीत के बाद अपनी विक्ट्री स्पीच में क्या कुछ कहा। बहुत शुक्रिया आपका। अभी जनाब वक्त हो कि आपसे इजाजत लेने का, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।